नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होली को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर कंटिन्यू रखेंगे। अपने लक्ष्य को हमें नहीं भूलना है, त्यौहार को अच्छे से मनाना है और त्यौहार के बाद तुरंत अपनी पढ़ाई में फिर से हमें बिल्कुल निरंतर तरीके से लग जाना है। तो जैसा कि आप सभी ने जो पिछली क्लासेस हमारी देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि हमने अकबर को पूरे विधि विधान तरीके से अच्छे से पूरा फिनिश कर लिया हुआ था। बस अकबर से संबंधित ये लास्ट क्लास आज की होने वाली है और इस क्लास में ये क्लास मैं आपको बता दूं कि देखिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी अकबर से रिलेटेड तथ्य बनते हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वो पुस्तकों से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे वो स्थापत्य कला से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे संगीत से रिलेटेड मुद्दा हो और चाहे चित्रकला से रिलेटेड मुद्दा हो। ठीक है, तो आज की क्लास से पेपर में जो एक क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेन समस्या क्या आती है, देखिए तथ्य तो आपको बहुत जगह लिखे मिल जाएंगे, लेकिन मेन समस्या ये आती है कि वो तथ्य आपके दिमाग में फीड होने चाहिए ना, क्योंकि इस तथ्य को याद करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो याद कैसे करेंगे, तो याद आपको देखिएगा, आप बस आज की क्लास बस लगातार देखते चले जाइएगा मेरे साथ। बस 1 घंटे की क्लास में आज के बने रहिए। जितने अकबर से रिलेटेड तथ्य होंगे सारे तथ्यों को मैं देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से और एक जगह पर पूरे सारे मैं समेटने की कोशिश करूंगा। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि बस लगातार आपको देखते हुए आज की क्लास चला जाना है। ठीक है, बस एक बार अच्छे से देख लेंगे, सारे तथ्य बिल्कुल आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे और ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आज की क्लास से क्वेश्चन एक पेपर में जरूर आएगा ही आएगा। इसलिए आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में अकबर के काल में जो पुस्तकें लिखी गई उनके बारे में चर्चा करेंगे। पुस्तकों के बाद हम स्थापत्य कला की चर्चा कर लेंगे, स्थापत्य कला के बाद हम चित्रकला और इसके बाद संगीत के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा आज की क्लास में लोग स्टार्ट करते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान कौन कौन सी पुस्तकें अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी गई। तो सबसे पहला हमें मुद्दा स्टार्ट करेंगे कि अकबर के शासनकाल के दौरान, अकबर के शासन काल, अकबर के शासनकाल में पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई। अब ये पुस्तकें देखिए लोगों को याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इन पुस्तकों को कैसे याद किया जाए। तो बस आप अभी मेरे साथ बस देखते चले जाइएगा, अभी देखिएगा आपको एक बार में सारी पुस्तकें डायरेक्टली याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो देखिए कुछ मुद्दे अलग से निकल के आते हैं, वो मुद्दों पे आपको ध्यान देना है। कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल काल, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मुगलों की आखिरकार राजभाषा क्या थी। मुगलों की आखिरकार राजभाषा क्या थी, तो मुगलों की जो राजभाषा थी वो फारसी भाषा थी। मुगलों की जो है हमारी, मुगलों की जो राजभाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो जाहिर सी बात है जब इनकी भाषा, राजभाषा जो थी हमारी वो फारसी थी, तो इन्होंने जो ग्रंथ थे इनके समय में वो उसका बेसिकली अनुवाद जो है फारसी भाषा में करवाया होगा। ठीक है, तो अकबर के समय फैजी के नेतृत्व में, अकबर के समय फैजी के नेतृत्व में विभिन्न ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। फैजी के नेतृत्व में फैजी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा कि मुगलों के शासनकाल के दौरान किसके नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो विभिन्न ग्रंथ हैं उनका अनुवाद जो है हमारा फारसी भाषा में किया जा सके, तो किसके नेतृत्व में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी, तो फैजी के नेतृत्व में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। फैजी के नेतृत्व में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक, की स्थापना। अब फैजी कौन था, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फैजी कौन था, तो फैजी के लिए आपको याद रखना है कि फैजी जो है अकबर का एक राजकवि था। ये जो है अकबर के दरबार में राजकवि था और इसने गणित की पुस्तक, उसका नाम है लीलावती, गणित की पुस्तक लीलावती एंड महाभारत का अनुवाद किया हुआ था। ठीक है, ये पहले पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि गणित की पुस्तक लीलावती और महाभारत का अनुवाद किसने किया हुआ था, तो गणित की पुस्तक लीलावती और महाभारत का अनुवाद जो है हमारा
फैजी ने किया हुआ था। फैजी कौन था? अकबर के दरबार में राजकवि था। फैजी के नेतृत्व में ही एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी और उसी अनुवाद विभाग में ही कई विभिन्न ग्रंथों का आगे चल के फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो ये एक बेसिकली बात हो गई पुस्तकों से संबंधित। अब कौन कौन सी पुस्तकें इसके शासनकाल के दौरान लिखी गई उन पे हम बेसिकली चर्चा कर लेते हैं। तो पहला मुद्दा तो इसको डाल लीजिए, ये पहला मुद्दा। ठीक है, इसके बाद अगला मुद्दा निकल के आएगा। यहां से अगली पुस्तक निकल के आएगी। एक पुस्तक का नाम आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, हुमायूं नामा। अब डायरेक्टली ये याद करने वाले मुद्दे हैं। अब याद कैसे होंगे? तो बस इनको देखते चले जाइए, मैं आपको समझाता चल रहा हूं, अभी डायरेक्टली याद हो जाएगा। तो हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी हुई थी? तो गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम जो कि अकबर की बुआ थी, गुलबदन बेगम। ठीक, हुमायूं नामा में बेसिकली हुमायूं के बारे में और बाबर के बारे में बातें लिखी गई हैं। और गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? कौन सी पुस्तक लिखी थी? हुमायूं नामा। ठीक है, इसके बाद अगली मुख्य पुस्तक आती है हमारी अकबरनामा। अगली मुख्य पुस्तक आती है अकबरनामा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तीसरी पुस्तकों के अंदर मुद्दा आएगा, पुस्तक है, अगली पुस्तक का नाम है अकबरनामा। आपको अच्छे से पता होगा कि अकबरनामा किसने लिखी हुई थी? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी हुई थी। अकबरनामा और अबुल फजल ने एक पुस्तक आपने और पढ़ी होगी कि आईने अकबरी पुस्तक भी किसने लिखी हुई थी? अबुल फजल ने ही लिखी हुई थी। अब आईने अकबरी कहां से निकल के आया वो मैं आपको बताता हूं कि आईने अकबरी कहां से निकल के आया। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अकबरनामा या फिर आईने अकबरी जो है हमारी पुस्तक किसने लिखी हुई थी? तो अबुल फजल ने लिखी हुई थी, अबुल फजल। ठीक, अब आपको यह बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि अकबरनामा जो पुस्तक है उसको लिखने के लिए अकबर ने स्वयं अबुल फजल को आदेश दिया हुआ था कि आप हमारे ऊपर एक पुस्तक लिखी है। तो अबुल फजल ने 1590 से लेके 1596 के बीच में अबुल फजल ने 1590 से लेके 1596 के बीच में अकबरनामा पुस्तक की रचना की हुई थी। अब अकबरनामा पुस्तक 3 भागों में बटी हुई है, 3 भागों में बटी हुई है। तो इसी पुस्तक का तीसरा भाग ही, इसी पुस्तक का तीसरा भाग ही, अकबरनामा पुस्तक का है तीसरा भाग ही आईने अकबरी कहलाता है। थर्ड भाग ये अकबरनामा पुस्तक जो है 3 भाग में बटी हुई है, तो अकबरनामा पुस्तक का ही तीसरा भाग जो है आईने अकबरी कहलाता है। इसी वजह से अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों पुस्तक किसने लिखी हुई हैं? अबुल फजल ने लिखी हुई हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और इसी पुस्तक में अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख भी किया हुआ है। अमेरिका की खोज का उल्लेख, अमेरिका की खोज का उल्लेख, अमेरिका की खोज का उल्लेख किस रचनाकार ने अपनी पुस्तक में किया हुआ है? तो अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ये बात बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक, अकबरनामा आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी हुई थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल से संबंधित एक मुद्दा और बनता है इंपॉर्टेंट, वो भी देख लीजिए कि अबुल फजल ने ही एक पुस्तक का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, उसका नाम है पंचतंत्र। पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। ठीक, पंचतंत्र का अबुल फजल ने अनुवाद किया हुआ था। किस नाम से अनुवाद किया हुआ था पंचतंत्र पुस्तक का अबुल फजल ने? कलीला व दिमना नाम से अबुल फजल ने पंचतंत्र पुस्तक का अनुवाद किया हुआ था। इसी कलीला व दिमना को एक अन्य नाम से भी और जाना जाता है। इसी कलीला व दिमना को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम भी लिख लीजिए, अनवार ए सुहेली। दोनों एक ही पुस्तक का नाम है, अनवार ए सुहेली। ठीक, अब ये हिडन फैक्ट है जो आपको नहीं पता होंगे। अबुल फजल ने पंचतंत्र पुस्तक का भी अनुवाद किया हुआ था। किस नाम से किया हुआ था? कलीला व दिमना नाम से किया हुआ था। कलीला व दिमना को ही अनवार ए सुहेली भी बोला जाता है। तो एक ही पुस्तक के दोनों नाम हैं। ठीक है, तो पंचतंत्र का कलीला व दिमना नाम से या फिर अनवार ए सुहेली नाम से किसने अनुवाद किया हुआ था? अबुल फजल ने किया हुआ था। अबुल फजल ने ही अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक का भी
रचना की हुई थी। और इसी पुस्तक में अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया हुआ है। कब इन पुस्तकों की रचना अबुल फजल ने की हुई थी? 1590 से 1596 के बीच में अकबर के आदेश पर की हुई थी। ठीक, इसके और अगला मुद्दा पुस्तकों में निकल के आएगा। एक पुस्तक का नाम आपने शायद सुना होगा, अगली पुस्तक का नाम है मुंतखाब उत तवारिख। मुंतखाब, थोड़ा सा नाम अभी अजीब है, जुबान चलाते रहिए, याद हो जाएगा। मुंतखाब उत तवारिख, मुंतखाब उत तवारिख। ठीक, अब ये पुस्तक किसने लिखी हुई है? मुंतखाब उत तवारिख। तो ये पुस्तक लिखी हुई है किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी। ये सब अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी गई पुस्तकें हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, अब बदायूनी, ये बदायूनी इनके नाम में कहाँ से आया? तो यहीं से देखिए, आप ये समझ लीजिए इनके नाम में बदायूनी कहाँ से आया। तो ये बदायूं से संबंधित थे। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है हमारे बदायूं से संबंधित थे, इसलिए इनके नाम में बदायूनी लग गया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई थी? मुंतखाब उत तवारिख नामक पुस्तक की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी ने की हुई थी। और इन्हीं से संबंधित एक और मुद्दा निकल के आता है, हिडन क्वेश्चन, जो मैं आपको बता देता हूं कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही रामायण और महाभारत पुस्तक का अनुवाद किया हुआ था। रामायण एंड महाभारत पुस्तक का अनुवाद किया हुआ था। अब महाभारत पुस्तक का अनुवाद किस नाम से किया हुआ था? ठीक है, महाभारत पुस्तक का अनुवाद जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा नाम से किया हुआ था। रज्मनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने, रामायण के बारे में कोई स्पेशली नहीं पता, लेकिन महाभारत का अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा नाम से अनुवाद किया हुआ था। तो रामायण और महाभारत का अनुवाद किसने किया हुआ था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया हुआ था। और इनकी एक मुख्य पुस्तक और है, मुंतखाब उत तवारिख। ठीक है, तो ये पुस्तकें आपके 4 मुद्दे पुस्तकों में से देखने को मिलते हैं। कुछ और एक दो इक्का दुक्का पुस्तकें निकल के आती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अब पुस्तकों में ही अगला मुद्दा निकल के आता है, 5वीं पुस्तक है तारीख ए शेर शाही। ये सब इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो कि याद नहीं रह पाती है, लेकिन आप लगातार देखते चले जाइए, आपको सारा भी याद हो जाएगा। तारीख ए शेर शाही। ठीक, इसी पुस्तक को एक अन्य नाम से और जाना जाता है, तोहफा ए अकबर शाही। तोहफा ए अकबर शाही। अब ये पुस्तक किसने लिखी हुई है? ठीक है, ये एक पुस्तक है, दोनों अलग अलग नाम से एक ही पुस्तक के नाम है। ये तारीख ए शेर शाही, ये तोहफा ए अकबर शाही। ये पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी के द्वारा रचित ये पुस्तक है। एक ही पुस्तक है, अलग अलग नाम से, तारीख ए शेर शाही, ये तोहफा ए अकबर शाही। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अब्बास खां शेरवानी के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। अब पुस्तकों में ही अगला मुद्दा, 6ठी पुस्तक निकल के आती है, कौन सी? तबकात ए अकबर। तबकात ए अकबर। अब ये पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो ये पुस्तक लिखी हुई है निजामुद्दीन अहमद ने। निजामुद्दीन अहमद ने। निजामुद्दीन अहमद ने ये पुस्तक लिखी हुई है। अब पुस्तकों में ही अगला अंतिम मुद्दा एक देखने को मिलता है। एक पुस्तक का नाम है हितोपदेश। पुस्तक का नाम है, शायद आपने पुस्तक पहले नहीं सुनी होगी या फिर कुछ लोगों ने पढ़ रखी होगी, हितोपदेश। ठीक, हितोपदेश का किस नाम से अनुवाद किया गया था? तो मुफर्रिफ उल कुबूल नाम से इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। किसने अनुवाद किया था? ताजुल माली ने किया हुआ था। और हितोपदेश के अगर मूल राइटर की बात की जाए तो इसके मूल राइटर का नाम था नारायण पंडित। तो हितोपदेश पुस्तक है जिसका अनुवाद किया गया था मुफर्रिफ उल कुबूल। मुफर्रिफ उल
कुबूल नाम से इसका जो है हमारा अनुवाद किया गया था हितोपदेश का। इसके जो इसने किसने अनुवाद किया हुआ था, उनका नाम है ताजुल माली। ठीक, तो ताजुल माली ने जो है हमारी हितोपदेश नामक पुस्तक का मुफर्रिफ उल कुबूल नाम से अनुवाद किया हुआ था। ठीक है, और हितोपदेश के अगर मूल राइटर की बात की जाए, अगर हितोपदेश के मूल राइटर की बात की जाए, इनके मूल राइटर कौन थे, तो इनके मूल राइटर जो थे उसका नाम है नारायण पंडित। नारायण पंडित। ठीक, तो ये पुस्तकों से संबंधित सारे मुद्दे हो गए। अब ये पुस्तकों देखिए आपको वैसे अगर याद करेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगी और इनके अंदर जो हिडन क्वेश्चन जो छुपे हुए हैं वो आपको पता नहीं होते। अब हमने आपको पूरा मुद्दा पुस्तकों से रिलेटेड जितना अकबर के काल में जितनी इंपॉर्टेंट पुस्तकें बन सकती थी वो मैंने सारी बता दी, और जो जो हिडन क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे बता दिए। बस आपने अगर एक बार ये पूरा देख लिया होगा तो अभी आपको पूरी क्लास में अकबर से रिलेटेड जितना भी पुस्तकों से रिलेटेड मुद्दा बन सकता था वो बिल्कुल दिमाग में फीड हो गया होगा और अब ये भूलेगा नहीं। और एक क्वेश्चन इस जो आज की क्लास है उससे आना ही आना है, बिल्कुल निश्चित है, बस लोग याद नहीं रख पाते हैं। इसीलिए आज की क्लास में तथ्य मैं सारे एक जगह पर पूरे समेटने की कोशिश करूंगा। तो ये पुस्तकों संबंधित मुद्दे हो गए। अब अगला मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्थापत्य कार्य संबंधित, कि अकबर के शासनकाल के दौरान क्या क्या स्थापत्य कार्य हुए वो देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान क्या क्या स्थापत्य कार्य हुए, ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास का। ठीक है, तो स्थापत्य कार्य में हम क्या क्या अकबर के शासनकाल के दौरान स्थापत्य कार्य हुए उनके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा स्थापत्य कार्य से रिलेटेड निकल के आएगा हुमायूं का मकबरा। ठीक, इसको हम 4-5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और जितनी उस पार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा, बस आपको देखते चले जाना है। हुमायूं का मकबरा सभी को पता होगा, दिल्ली में बेसिकली बात है, ये सभी को पता होगा कि हुमायूं का मकबरा। ठीक, अब हुमायूं के मकबरे से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं वो आपको समझनी है स्थापत्य कार्य के अंतर्गत। तो हुमायूं का मकबरा जो है हमारा कब बनवाया गया था, पहला मुद्दा। वास्तुकार कौन था, किसने बनवाया था, तो हुमायूं के मकबरे में सबसे पहला मुद्दा निकल के आएगा कि 1570 में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। किसके निर्देशन में बनवाया गया था, वास्तुकार कौन था। ठीक, वास्तुकार का नाम क्या था, तो वास्तुकार, यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मिर्जा गियास। मिर्जा गियास के नेतृत्व में 1570 में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। अकबर के काल की ये प्रथम इमारत थी हुमायूं का मकबरा। अब किसके आदेश पर बनवाया गया था, एक मुद्दा निकल के आएगा, किसके आदेश पर। ठीक, किसके आदेश पर और किसने बनवाया था। वास्तुकार तो हमारा जो किसके निर्देशन में बना था, किसके नेतृत्व में बना था, तो वो तो आपको पता चल गया कि मिर्जा गियास के नेतृत्व में बना था। वास्तुकार मिर्जा गियास थे। ठीक है, 1570 में बनाया गया था, लेकिन किसके आदेश पर। ठीक है, और किसने बनवाया, किसने बनवाया। ठीक, तो यहां से आपको यह पता होना चाहिए कि हमीदा बानो बेगम ने ये बनवाया हुआ था। हमीदा बानो या बानू कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया हुआ था। हमीदा बानो बेगम को हाजी बेगम भी बोलते हैं। ठीक है, हाजी बेगम। ठीक, हाजी बेगम। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया हुआ था, हमीदा बानो बेगम ने बनवाया हुआ था। ठीक है, इनके आदेश पर 1570 में मिर्जा गियास के नेतृत्व में हुमायूं का मकबरा बनाया गया था। अब इसके मकबरे से संबंधित और क्या मुद्दा निकल के आ सकता है, तो भारत में बना हुआ 4 बाग शैली में बना हुआ, भारत में ये प्रथम मकबरा था। 4 बाग शैली में, 4 बाग शैली में बना हुआ भारत का ये प्रथम मकबरा था। तो 4 बाग शैली में बना हुआ मकबरा था। अब 4 बाग शैली से क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है 4 बाग शैली कहने का मतलब, तो 4 बाग शैली को ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा बीच में मकबरा है। ठीक, इसके चारों तरफ 4 बाग हैं। ठीक, ये एक बाग हो गया, ये बाग हो गया, ये बाग हो गया
और ये बाग हो गया, 4 बाग हो गए। ये हमारा बीच में क्या है, मकबरा है, मकबरा है बीच में, ठीक। और ये हमारी जो है रोड हो गई, ये हमारी 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 रोड हो गई। तो ये रोड हो गई और ये चारों तरफ इसके बाग हैं 4। तो 4 बाग शैली में बना हुआ भारत में मकबरा किसका है, हुमायूं का मकबरा। अब इसी में से एक मुद्दा और निकल के आता है, हुमायूं के मकबरे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ताज का पूर्वगामी किसे बोलते हैं। तो ताज का पूर्वगामी जो है हुमायूं के मकबरे को ही बोला जाता है। ताज का पूर्वगामी, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ताज का पूर्वगामी किसे बोला जाता है। ताज महल जो आगे चल के बनाया जाएगा उसमें जो बनाने के लिए जो बीच कुछ जो प्रेरणा ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी, हुमायूं के मकबरे से भी ली गई थी। इसी वजह से हुमायूं के मकबरे को ही ताज का पूर्वगामी बोला जाता है। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ताज का पूर्वगामी किसे बोला जाता है, तो हुमायूं के मकबरे को ताज का पूर्वगामी बोला जाता है, ठीक। और इसी में से एक और मुद्दा निकल के आता है, वो भी आप देख लीजिए कि हुमायूं के मकबरे वाले प्रांगण में ही आगे चलकर किन किन लोगों का और मकबरा बनाया गया, ठीक। तो एक नाम तो आपको ये पता है कि हमीदा बानो का मकबरा, हमीदा बानो का मकबरा भी इसी प्रांगण में ही आगे चल के बनाया गया, हमीदा बानो का मकबरा भी, ठीक। और दारा सिकोह का मकबरा भी, हमीदा बानो का मकबरा, दारा सिकोह का मकबरा भी इसी वाले प्रांगण में ही आगे चल के बनाया गया, ठीक। इसके बाद हमारा अगला और किसका मकबरा, जहांदार शाह का, जहांदार शाह का भी मकबरा हुमायूं वाले मकबरे के प्रांगण में ही बनाया गया। इसके बाद फर्रुख सियर का मकबरा भी हुमायूं वाले प्रांगण में ही बनाया गया। और किसका किसका मकबरा बनाया गया, रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला, इनका भी आगे चल के हुमायूं के मकबरे वाले प्रांगण में भी इनका भी मकबरा बनाया गया। तो इनके हुमायूं के मकबरे वाले प्रांगण में आगे चल के कौन कौन से और मकबरे किन किन लोगों के बनाए गए, कौन कौन से और स्थापत्यकार किए गए, तो हमीदा बानो का भी मकबरा यहीं इसी वाले प्रांगण में बनाया गया, दारा सिकोह का भी, जहांदार शाह का भी, फर्रुख सियर का भी और रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला का भी। तो ये हुमायूं के मकबरे से संबंधित जितनी बातें हो सकती थी वो सभी एक जगह पर मैंने आपके सामने रख दी, बस आपने देख ली होंगी। तो सारा आपको हुमायूं के मकबरे से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो गया होगा। हुमायूं का मकबरा आप लिख लीजिएगा दिल्ली में, ठीक। तो ये हुमायूं के मकबरे से रिलेटेड मुद्दा हो गया। अब अगला मुद्दा हम लोग देखेंगे आगरा के किले से रिलेटेड, कि आगरा का किले के समय जो मुख्य वास्तुकार कौन था और आगरा के किले में क्या क्या मुख्य स्थापत्य कार्य हुए, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। स्थापत्य कार्य में अब दूसरा मुद्दा निकल के आएगा, आगरा का किला, ठीक। पूरा पार्ट में हर जो किले से रिलेटेड सारी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो अगला स्थापत्य कार्य मुद्दा निकल के आता है एक आगरा का किला। अब आगरा के किले में क्या क्या स्थापत्य कार्य हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो सारी देखते हैं। तो आगरा का किला का जो निर्माण है जो हमारा आखिरकार पहले ही एक बार हो चुका था। कब हो चुका था, लोदियों के काल में। लोदियों के काल में आगरे का किले का निर्माण पहले हो चुका था, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है, इसका जो है आगरे के किले का जो है हमारा पुनर्निर्माण कब कराया गया था, 1556 में कराया गया था। 1556 में पुनर्निर्माण, इसका जो है हमारे आगरे का किले का पुनर्निर्माण कराया गया था। किसके नेतृत्व में कराया गया था, वास्तुकार कौन था, ये वास्तुकार संबंधित जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। तो वास्तुकार कौन था, किसके नेतृत्व में जो है हमारा इस आगरे के किले का जो निर्माण जो हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो उस समय वास्तुकार जो था उसका नाम है कासिम खां, ठीक।
हुमायूं के मकबरे के समय का मुख्य वास्तुकार कौन था? मिर्जा गियास। आगरा के किले के समय का वास्तुकार कौन था? कासिम खां। इसका पुनर्निर्माण जो है हमारा कब किया गया था? 1556 में। और इसका एक बार पहले और निर्माण इसका किया जा चुका था, कब? लोधियों के काल में इसका पहले एक बार निर्माण हो चुका था और 1556 में इसका पुनर्निर्माण जो है हमारा वास्तुकार कासिम खां के नेतृत्व में किया गया। और 1556 के बाद से ही अकबर ने इसको 1558 से नई राजधानी के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, नई राजधानी के रूप में। तो आगरे के किले को अकबर ने जो है हमारी नई राजधानी के रूप में कब से प्रारंभ कर दिया था? कब से इसको नई राजधानी अकबर ने घोषित कर दिया हुआ था? 1558 से। और इसका पुनर्निर्माण कब हुआ था? 1556 में। वास्तुकार कौन थे? कासिम खां के नेतृत्व में। अब आगरे के किले के से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल के आता है कि आगरे के किले में कुछ अलग से स्थापत्य कार्य हुए। ठीक है, आगरा के किले में कुछ अलग से स्थापत्य कार्य हुए, वो कौन कौन से हैं? ठीक, इससे पहले भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा के किले में और कौन कौन से स्थापत्य कार्य किए गए थे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि आगरा के किले में तो अकबरी महल कहाँ पर है? आगरा के किले में अकबरी महल। ठीक, इसके बाद जहांगीरी महल कहाँ पर है? आगरा के किले में ही ये भी बनाया गया था। इसके बाद अमर सिंह दरवाजा कहाँ पर बनाया गया था? आगरा के किले में ही। और इसके बाद एक दरवाजा और, दिल्ली दरवाजा कहाँ बनाया गया था? आगरा वाले किले में ही। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्थापत्य कार्य जो है हमारे आगरा के किले में ही किए गए थे। अकबरी महल, अब याद कैसे करेंगे? अकबर आप पढ़ रहे हैं तो अकबरी महल हो गया। अकबर के बाद अगला जो शासक निकल के आएगा जहांगीर, तो जहांगीरी महल हो गया। ठीक, और दरवाजे से संबंधित कहाँ, अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि दरवाजे कहाँ पर थे, तो आगरा के किले में। कौन कौन से दरवाजे? अमर सिंह दरवाजा और दिल्ली दरवाजा। तो 4 मुद्दे आपको ये ध्यान रखने, पेपर में पहले पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आगरा के किले में 4 स्थापत्य कार्य हुए थे। कासिम खां जो है हमारा इसका मुख्य वास्तुकार था। इसका पुनर्निर्माण जो है हमारा 1556 में किया गया था। पहले एक बार लोधियों काल में इसका निर्माण हो चुका था और 1558 से अकबर ने नई राजधानी के रूप में इसको प्रयोग करना प्रारंभ किया हुआ था। तो यह आगरा के किले से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे बन सकते थे वो मैंने बता दिए। इसका तीसरा किला मुख्य निकल के आता है फतेहपुर सीकरी से रिलेटेड मुद्दा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। इसके बाद तीसरा मुद्दा निकल के आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, फतेहपुर सीकरी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके नाम पर विशेषकर ध्यान दीजिए कि जैसा इसका नाम है वैसे इसके साथ घटनाएं हुई हैं, तभी इसका नाम अकबर ने फतेहपुर सीकरी रखा हुआ था। ठीक, अब फतेहपुर सीकरी में क्या क्या स्थापत्य कार्य हुए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और भी कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड, वो भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं। फतेहपुर सीकरी से रिलेटेड सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि फतेहपुर सीकरी से रिलेटेड ये आखिरकार अकबर ने इसकी क्यों स्थापना की हुई थी, क्यों इसका स्थापत्य कार्य जो अकबर ने किया हुआ था। तो 1572 में गुजरात अभियान अकबर ने किया हुआ था। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, जिसको तीव्रगामी अभियान भी बोला जाता है। गुजरात अभियान किया हुआ था और अकबर ने इसको जीता भी हुआ था, अर्थात फतेह किया हुआ था, विजित किया हुआ था। तो इसी विजय की याद में गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर अकबर ने नाम रख दिया। अब सीकरी नाम क्यों आया इसमें? और तो एक चिश्ती थे हमारे, उनका नाम था सलीम चिश्ती। ठीक, सूफी संत हैं सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से जहांगीर का अर्थात सलीम का जन्म हुआ था। सलीम चिश्ती कहाँ से संबंधित थे? ये हमारे सीकरी गांव से संबंधित। सीकरी एक गांव था। ठीक है, सीकरी गांव से संबंधित थे सलीम चिश्ती। तो सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी नाम निकल के आ गया।
तो फतेहपुर सीकरी का जो स्थापत्य कार्य हुआ था गुजरात अभियान की विजय की याद में और सलीम चिश्ती के सम्मान में, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का जो है स्थापत्य कार्य किया हुआ था। तो यहीं से इसका नाम फतेह मतलब गुजरात अभियान को जीता हुआ था, और सलीम चिश्ती जो हमारे इनके सम्मान में बनाया हुआ था, तो सीकरी गांव संबंधित तो सीकरी निकल के आ गया। तो फतेहपुर सीकरी का अकबर ने निर्माण किया हुआ था और आगे चलकर अकबर ने इसको नई राजधानी भी घोषित कर दिया था। नई राजधानी भी इसको, जब इसका स्थापत्य कार्य कर दिया अकबर ने, तो नई राजधानी भी इसको घोषित कर दिया था। राजधानी के रूप में भी अकबर ने इसको प्रयोग करना प्रारंभ किया हुआ था। अब फतेहपुर सीकरी से संबंधित कुछ स्थापत्य कार्य, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आगरा के किले में कुछ स्थापत्य कार्य हुए थे इंपॉर्टेंट, तो फतेहपुर सीकरी में भी कुछ स्थापत्य कार्य किए गए और इसके स्थापत्य कार्य तो और भी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से स्थापत्य कार्य जो हमारे फतेहपुर सीकरी में किए गए थे उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से स्थापत्य कार्य जो है हमारे फतेहपुर सीकरी में किए गए थे। तो स्थापत्य कार्यों में सबसे पहले तो निकल के आएगा इसमें दीवान ए आम, ठीक, दीवान ए आम। दीवान ए आम का स्थापत्य कार्य किया गया था। दीवान ए आम कहाँ पर, जैसे मीटिंग लगती है तो जो आम लोग होते थे, एक स्थल है, एक जगह बनाई थी अकबर ने, जहाँ पर जो आम लोग हैं, दरबार के जो जनता है, उनके जो आम लोग जो उस जगह पर मिलेंगे अकबर से, वो उस जगह को दीवान ए आम। और एक अकबर ने और यहाँ पर एक स्थापत्य कार्य करवाया हुआ था, उसका नाम है दीवान ए खास। दीवान ए खास में जो अकबर के जो खास व्यक्ति हैं वो लोग मिलेंगे दीवान ए खास में, ठीक। तो ये दीवान ए आम कहाँ पर बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी में। दीवान ए खास कहाँ पर बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी में। और एक और इसी में बनाया गया था खास महल, जो अकबर का निजी आवास था, जहाँ पर अकबर खुद स्वयं रहता था। और इसी खास महल को ही झरोखा भी बोलते हैं। झरोखा दर्शन कहाँ से अकबर देता था, अपने खास महल से ही देता था। जैसे आज के ज़माने पे हम लोग आज के टाइम पे देखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, आज के टाइम पे ये लोग झरोखा दर्शन देने आते हैं 5-5 मिनट का अपने बालकनी में, अपने घर के बाहर आके जो पब्लिक उनके सामने इकट्ठा होती है और झरोखा दर्शन देते हैं ना। उसी तरह से अकबर जो पुराने ज़माने में जो है हमारा अपने खास महल से झरोखा दर्शन दिया करता था। तो कौन कौन से इसके समय इसके यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में स्थापत्य कार्य हुए, दीवान ए आम, दीवान ए खास, खास महल, और कौन कौन से स्थापत्य कार्य हुए यहाँ पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापत्य कार्य यहाँ पर हुआ था जामा मस्जिद। आपको अच्छे से पता होगा जामा मस्जिद, ठीक, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को और एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या, जामा मस्जिद को शान ए सीकरी भी बोला जाता था। शान ए सीकरी, शान ए सीकरी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जामा मस्जिद के लिए किया गया है, ठीक है। और मैंने आपको ये बात अच्छे से पहले बताई हुई है कि जामा मस्जिद से ही 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा अकबर ने की हुई थी, ठीक है। जामा मस्जिद से ही 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा अकबर ने की हुई थी, ठीक है। और एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है हमारा फर्ग्यूसन जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो है हमारी जामा मस्जिद के लिए लिखा हुआ है। फर्ग्यूसन इतिहासकार हैं, उन्होंने जामा मस्जिद के लिए लिखा हुआ है पत्थर में रूमानी कथा, पत्थर में रूमानी कथा किसने बोला हुआ है, तो इतिहासकार फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा बोला हुआ है। किसके लिए बोला हुआ है, जामा मस्जिद के संदर्भ में फर्ग्यूसन इतिहासकार ने पत्थर में रूमानी कथा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जामा मस्जिद को शान ए सीकरी भी बोला जाता था और जामा मस्जिद से ही 1582 में दीन ए इलाही की अकबर ने घोषणा की हुई थी। दीन ए इलाही के बारे में मैंने आपको अच्छे से पहले बताया हुआ है। दीन ए इलाही, इसे दिव्य एकेश्वरवाद या तौहीद ए इलाही भी बोला जाता था। तो ये हमारे फतेहपुर सीकरी में स्थापत्य कार्य हो गए। और भी कुछ 2, 4, 5 और भी स्थापत्य कार्य हुए, वो भी देख लीजिए क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो एक स्थापत्यकार यहाँ पर और हुआ, तुर्की सुल्तान की कोठी। तुर्की सुल्तान की कोठी जो बनाई गई थी वो कहाँ पर बनाई गई थी? फतेहपुर सीकरी में ही बनाई गई थी, तुर्की सुल्तान की कोठी। अब तुर्की सुल्तान की कोठी के लिए एक इतिहासकार ने एक अलग से शब्द का प्रयोग किया हुआ है। एक इतिहासकार है हमारे, उनका नाम है क्या? पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन। तो पर्सी ब्राउन ने जो है हमारे तुर्की सुल्तान की कोठी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया हुआ है, स्थापत्य कला का मोती। स्थापत्य कला का मोती पर्सी ब्राउन ने किसके लिए यूज किया है? तुर्की सुल्तान की कोठी के लिए, स्थापत्य कला का मोती। ठीक, जिस तरीके से जामा मस्जिद के लिए फर्ग्यूसन इतिहासकार ने पत्थर का रोमानी कथा नामक से इसको संदर्भित किया था जामा मस्जिद को, उसी तरह से तुर्की सुल्तान की कोठी के लिए एक हमारे इतिहासकार हैं, उनका नाम है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती किसके लिए प्रयोग किया है? तुर्की सुल्तान की कोठी। अब तुर्की सुल्तान की कोठी की बात हो रही है तो यहीं से एक कोठी और निकल के आती है जो फतेहपुर सीकरी में ही बनाई गई थी, मरियम की कोठी। मरियम की कोठी कहाँ पर बनाई गई थी? फतेहपुर सीकरी में ही मरियम की कोठी भी बनाई गई थी। और दो चार और स्थापत्यकार और भी हुए, सारे स्थापत्यकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फतेहपुर सीकरी में किए गए थे। और एक स्थापत्यकार में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा देखिए रह जा रहा था, वो बता देता हूँ, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे का भी निर्माण जो है हमारा फतेहपुर सीकरी में ही कराया गया था। और कौन कौन से स्थापत्यकार रह गए यहाँ पर? बीरबल भवन। बीरबल भवन कहाँ पर बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में ही बीरबल भवन भी बनाया गया था। बीरबल भवन के साथ साथ अबुल फजल भवन भी कहाँ पर बनाया गया था? अबुल फजल भवन कहाँ पर बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में ही बनाया गया था। और फतेहपुर सीकरी में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो पेपर में पहले पूछा भी गया है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर बनाई गई थी? तो सलीम चिश्ती की दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में, मतलब मकबरा। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में। तो ये फतेहपुर सीकरी में देखिए कितने सारे स्थापत्यकार अकबर ने करवाए हुए थे, दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान की कोठी, मरियम की कोठी, बुलंद दरवाजा, बीरबल भवन, अबुल फजल भवन और सलीम चिश्ती का मकबरा। ये सारे स्थापत्यकार अकबर ने कहाँ पर कराए हुए थे? फतेहपुर सीकरी में कराए हुए थे। ठीक है, और किन किन जगहों के लिए अलग अलग इतिहासकार ने क्या किन किन बातों से संदर्भित किया है वो भी मैंने बताया कि जामा मस्जिद के लिए फर्ग्यूसन ने पत्थर में रोमानी कथा बोला हुआ था, और आपके पर्सी ब्राउन ने जो है हमारे तुर्की सुल्तान की कोठी को स्थापत्य कला का मोती बातों से संबंधित किया हुआ था। ठीक है, अब कुछ और स्थापत्यकार जो है हमारे, दो चार और स्थापत्यकार रह गए, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और कौन कौन से अकबर ने किले बनाए हुए थे? एक किला आपको पता होगा शायद, अटक का किला। अटक जो जगह है पेशावर के नज़दीक, अटक का किला भी अकबर के शासनकाल के दौरान ही बनाया गया था। इसका सन मिलान करने को पेपर में पूछा जा सकता है, 1581 में अटक का किला। ठीक, इसके बाद अगला मुद्दा निकल के आएगा इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला ये कब बनाया गया था? 1583 में। इनके एज इट इज ईयर आपको पता होने चाहिए कब बनवाया था अकबर ने। इसके बाद अगला किला निकल के आएगा लाहौर का किला। लाहौर का किला ये कब बनाया गया था अकबर के शासनकाल के दौरान? 1585 में। तो इसी तरह से अल्टरनेट में आपको याद कर लेना है, 1581 से 1583, इसके बाद 1585। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हो गए। इसके अंतिम मुद्दा अकबर के मकबरे से रिलेटेड। अब अकबर के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ लिया, तो अकबर की मृत्यु भी तो कराना जरूरी है। तो अकबर के मकबरा से रिलेटेड एक अंतिम मुद्दा स्थापत्य कार्य में हम लोग देख लेते हैं। अकबर का मकबरा आखिरकार कहाँ पर बनवाया गया था? ठीक, अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो अकबर के मकबरा है, इस
इसका डिजाइन स्वयं अकबर ने तैयार किया हुआ था। इसका जो डिजाइन है वो हमारा स्वयं अकबर ने अपने जीते जी तैयार किया हुआ था। स्वयं अकबर ने इसका डिजाइन तैयार किया हुआ था। ठीक है, और ये अकबर का मकबरा कब बनाया गया था? तो ये हमारा 1613 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, अकबर की मृत्यु तो 1605 में ही हो गई थी, लेकिन 1613 ईस्वी में बनाया गया था। किसके शासनकाल के दौरान? जहांगीर के शासनकाल के दौरान, जहांगीर के समय 1613 ईस्वी में इसका मकबरा बनाया गया था। अब मुद्दा जो इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आता है कि इसका मकबरा आखिरकार है कहाँ पे? तो इसका मकबरा जो है हमारा अकबर का सिकंदरा नामक जगह में है। सिकंदरा, जिसको जो है हमारे लोदियों के काल में सिकंदर लोदी ने बसाया हुआ था। सिकंदरा नामक जगह को लोदियों के काल में सिकंदर लोदी ने बनाया हुआ था। ठीक है, लेकिन जब अकबर का समय आया तो सिकंदरा का नाम बदलकर अकबर ने क्या रख दिया था अपने समय में? इसी का नाम बदलकर अकबर ने बहिस्ताबाद रख दिया था। बहिस्ताबाद। तो सिकंदरा का नाम बदलकर अकबर ने क्या रख दिया था? बहिस्ताबाद रख दिया था। ठीक है, तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आप देखिएगा कि ये अकबर का मकबरा है, ये 5 मंजिला मकबरा है। 5 मंजिला मकबरा है। और दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट और क्या बात है? गुम्बद विहीन मकबरा है। गुम्बद विहीन मकबरा। अकबर ने अपने मकबरे का डिजाइन इस तरीके से बनाया हुआ था कि जो मकबरे के ऊपर जो इस तरीके से गुम्बद होती है ना, तो ये गुम्बद विहीन मकबरा है। 5 मंजिला मकबरा है। कहाँ पर है? सिकंदरा में। सिकंदरा को लोदियों के काल में सिकंदर लोदी ने बसाया हुआ था। सिकंदरा का ही नाम बदलकर बहिस्ताबाद अकबर ने रखा हुआ था। इसका डिजाइन जो है स्वयं अकबर ने तैयार किया हुआ था। यह मकबरा कब बनाया गया था? 1613 ईस्वी में जहांगीर के समय यह मकबरा बनाया गया था। तो ये स्थापत्य कार्य से रिलेटेड जितने मुद्दे बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने बता दिए। अब 2 मुद्दे आपके और रह जाते हैं, उनके बारे में भी आज ही की क्लास में पूरा समेट लेते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य अकबर रिलेटेड हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे आपके एक ही क्लास में सारे कवर हो जाएंगे। चित्रकला से संबंधित कुछ मुद्दे रह जाते हैं और संगीत से रिलेटेड कुछ मुद्दे रह जाते हैं, वो देख लेते हैं। अब अकबर में ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा और रह जाता है, चित्रकला। कि अकबर के शासनकाल के दौरान कौन कौन से चित्रकार हुए और चित्रकला कैसे कैसे आरंभ हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही चित्रकला से निकल के आता है, पेपर में पहले पूछा भी गया है कि मुगल काल में चित्रकला का आरंभ किसके समय से देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसका सीधा सा आंसर आपको लगाना है कि हुमायूं के समय से। हुमायूं के समय से मुगल काल में चित्रकला का आरंभ जो है हमारा देखने को मिलता है। हुमायूं के समय से। हुमायूं के समय से चित्रकला का प्रारंभ देखने को मिलता है मुगल काल में। ठीक, मुगल काल में। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि मुगल काल में चित्रकला का आरंभ जो है हमारा किसके समय से देखने को मिलता है, तो हुमायूं के समय से चित्रकला का आरंभ जो है प्रारंभ जो है देखने को मिलता है। लेकिन इसके समय काल में चित्रकला की प्रारंभिक मतलब शुरुआत ही हुई थी, बड़े पैमाने पर चित्रकला नहीं फैल पाई थी। लेकिन जब अकबर का समय आता है तो अकबर ने तो चित्रकारों की एक बड़ी फौज ही बना के रखी हुई थी चित्रित पांडुलिपि बनाने के लिए। ठीक है, वो आगे चल के अभी मैं बताता हूँ। अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है कि मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किसके शासनकाल के दौरान देखने को मिलता है। चित्रकला का प्रारंभ तो हुमायूं के शासनकाल से चित्रकला का प्रारंभ देखने को मिलता है। कब से देखने को मिलता है, तो आपको यह बात पता होगी कि हुमायूं जब जो है निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, कहां पर? ईरान में। ठीक, तो ईरान में ही इसको यहां पर 2 चित्रकार मिलते हैं। ठीक, उनका नाम क्या होता है? चित्रकारों का नाम होता है मीर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मीर सैयद अली। मीर सैयद अली। ठीक, और दूसरे चित्रकार का नाम होता है अब्दुस समद। अब्दुस समद।
ये दो चित्रकार जो है हुमायूं को ईरान में मिलते हैं, और जब हुमायूं भारत में वापस कम बैक करता है, ठीक है, ज़्यादा समय तक तो शासक नहीं रह पाया, कम बैक करने के बाद अपने पुस्तकालय दीन इलाही की सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये दो चित्रकारों को अपने साथ हुमायूं जब भारत आता है तो अपने साथ ये अपने साथ लेकर आता है भारत में, ठीक है। तो हुमायूं जो है हमारे किन दो चित्रकारों को अपने साथ भारत लेकर आया था, तो ये दो चित्रकार का नाम है मीर सैयद अली और अब्दुल समद को, जो हुमायूं जो है अपने समय चित्रकार, इन दो चित्रकारों को अपने समय भारत लेकर आया था। लेकिन भारत जब आया तो कुछ समय बाद ही इसकी तुरंत मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अब इन दो चित्रकारों का जो अकबर के शासनकाल में इनका जो विस्तृत रूप जो है देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से देखिए किस तरीके से घुमा घुमा बन सकता है कि हुमायूं के समय कौन कौन से चित्रकार थे, तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ठीक। अब यही दो चित्रकार अकबर के भी समय थे, तो क्वेश्चन निकल के आएगा कि कौन से ऐसे दो चित्रकार थे जो हुमायूं के समय भी थे, हुमायूं के शासनकाल के दौरान और अकबर के शासनकाल के दौरान भी, तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, पहले बना भी हुआ है, किस शासनकाल के दौरान किस शासक के समय कौन कौन से चित्रकार हुए, ठीक। तो अब जब हुमायूं की बात खत्म हो गई तो हुमायूं के बाद जो हमारे दो चित्रकार जो हैं, इन दोनों चित्रकारों को जब अकबर का शासनकाल शुरू होता है तो इन दोनों चित्रकारों को अकबर एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। चित्रकारों को क्या एक जिम्मेदारी देता है, तो एक अरबी महाकाव्य है, उसका नाम है हमजा नामा, हमजा नामा, ठीक। इसी को दास्तान ए अमीर हमजा भी बोला जाता है, दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक, दास्तान ए अमीर हमजा। ये क्या है हमारा दास्तान ए अमीर हमजा, ये जो है हमारा अरबी महाकाव्य है, ठीक है, अरबी महाकाव्य है, ठीक। तो जब अकबर का समय आता है तो अकबर जो है हमारा इन दोनों चित्रकारों से बोलता है, क्योंकि बहुत ही विद्वान किस्म के चित्रकार थे, इन दोनों चित्रकारों से बोलता है कि जो ये अरबी महाकाव्य है हमजा नामा, या फिर इसी को दास्तान ए अमीर हमजा भी बोला जाता है, इसका ये लोग एक चित्रित पांडुलिपि बनाकर हमको दें। अकबर इन दोनों को आदेश देता है कि इसकी एक चित्रित पांडुलिपि बनाकर हमको प्रोवाइड कराइए, इसकी चित्रित पांडुलिपि। अब ये पांडुलिपि क्या है और इसके बाद फिर चित्रित पांडुलिपि क्या है, ठीक है। तो जब कोई पुस्तक होती है, जब अपने मूल स्वरूप में लिखी होती है, ठीक है, जब अपने मूल स्वरूप में लिखी होती है तो उसको हम बेसिकली पांडुलिपि बोलते हैं, जो उसकी लिखावट होती है उसको हम पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक। और जब उसी को हम चित्र के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, आपने बचपन में पढ़ी होगी कॉमिक्स, ठीक है, जैसे चाचा चौधरी की कॉमिक्स आती थी, कथा कहानियों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है, चित्रों के माध्यम से। तो उसी तरीके से इस पुस्तक का जो अरबी महाकाव्य हमजा नामा का चित्रित पांडुलिपि बनाइए, मतलब इस पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं इसको चित्रों के रूप से प्रदर्शित कीजिए। तो हमजा नामा है, दास्तान ए अमीर हमजा का जो अरबी महाकाव्य है, किन दो चित्रकारों ने चित्रित पांडुलिपि तैयार किया हुआ था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने, इन दोनों चित्रकारों ने तैयार किया हुआ था। किसके आदेश पर तैयार किया हुआ था? अकबर के आदेश पर। और अकबर ने, यहीं से एक मुद्दा और इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कि अकबर ने जो अब्दुल समद हैं, ये बहुत ही जो हमारे अच्छे किस्म के चित्रकार थे, तो अकबर ने जो उच्च कोटि के चित्रकार थे, तो अकबर ने इनको एक उपाधि भी दी हुई थी अब्दुल समद को। कौन सी उपाधि दी हुई थी? सीरी कलम, सीरी कलम। तो सीरी कलम की उपाधि अकबर ने किस चित्रकार को दी हुई थी? अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि जो है हमारे चित्रकार को दी हुई थी। सीरी कलम मतलब उच्च कोटि कलम, उच्च कोटि का कलम चलाने वाला, ब्रश करने वाला, मतलब अब्दुल समद को जो है हमारे अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी हुई थी। तो इन दो चित्रकारों ने अरबी महाकाव्य की चित्रित पांडुलिपि तैयार की हुई थी, ठीक। तो अकबर के शासनकाल के दौरान चित्रकला के संबंध में अकबर ने चित्रकारों की एक फौज ही पूरी तैयार करी हुई थी, और चित्रकला का बहुत ही विस्तृत रूप अकबर के समय दिखाई देता है। हुमायूं के समय शुरुआत हुई थी केवल, ठीक है, लेकिन अकबर के समय इसका जो है विस्तृत रूप जो है निखर कर पूरा अकबर के समय ही दिखाई देता है। तो अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी हुई है, अकबरनामा में इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि अकबर के समय बेसिकली मुख्य 17 चित्रकार थे। उसने ऐसी बातें बताई हुई है कि 17 चित्रकार थे। उन 17 चित्रकारों में 13 चित्रकार जो है हमारे हिंदू चित्रकार थे। वो कौन कौन से थे, इस बात को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा में बताया हुआ है, अबुल फजल ने
क्या बताया हुआ है कि अकबर के शासनकाल के दौरान 17 जो बहुत ही अच्छे चित्रकार थे, ऐसा उसने बताया हुआ है अकबरनामा में अबुल फजल ने। अब इन 17 में से 13 चित्रकार जो थे हमारे, 13 जो थे हमारे हिंदू चित्रकार थे। ठीक, पेपर में पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि इन जो हिंदू चित्रकार थे इनमें कौन कौन से चित्रकार थे, उनका नाम पेपर में पहले 1-2 बार पेपर में पूछा गया है। तो एक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस व्यक्ति का नाम है, आपको पता होना चाहिए कि इन 13 चित्रकारों में जो हिंदू चित्रकार थे उनमें से एक व्यक्ति का नाम है दसवंत। ठीक, दसवंत एक चित्रकार था इन्हीं 13 चित्रकारों में। एक व्यक्ति का नाम है बसावन चित्रकार था। ठीक, इसी तरह और चित्रकार कौन कौन से थे? केशव नाम का एक चित्रकार भी था, मुकुंद नाम का भी एक चित्रकार था, माधव नाम का भी एक चित्रकार था। ठीक, और नाम इसके थे मिसिकिन नाम का भी एक चित्रकार था, मगन नाम का भी एक चित्रकार था। ठीक, जगन नाम का भी एक चित्रकार था। इसी तरह और भी चित्रकार रहे, लेकिन बेसिकली आपको ये चित्रकार जो 17 चित्रकारों में से और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं, ये आपको बेसिकली इतने नाम तो आपको पता ही होने चाहिए कि कौन कौन से। दसवंत था, बसावन था, केशव था, मुकुंद था, माधव था, मिसिकन था, मगन था और जगन था। ठीक, अब दसवंत से रिलेटेड कुछ मुद्दे निकल के देखने को मिलते हैं। दसवंत से रिलेटेड तो दसवंत से रिलेटेड सबसे पहला तो मुद्दा ये देखने को मिलता है कि दसवंत ने ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, कौन सी? उस पुस्तक का नाम है तूतीनामा। और एक पुस्तक है रज्मनामा, मतलब अर्थात महाभारत की बात हो रही है, रज्मनामा। इनका जो है हमारा दसवंत ने जो है हमारे इन दोनों पुस्तकों का जो है हमारा चित्रित पांडुलिपि इनकी जो है दसवंत ने तैयार की हुई थी। ठीक है, अब दसवंत से रिलेटेड ही एक मुद्दा निकल के आता है कि दसवंत जब जो हमारी रज्मनामा अर्थात महाभारत का जो हमारे चित्रित पांडुलिपि तैयार कर रहे थे, तो इसी के दौरान इनके बात दिमाग में कुछ अजीब वजह रही होगी या कुछ भी इनके मन में चल रहा होगा। तो इसी पुस्तक की चित्रित पांडुलिपि तैयार करने के दौरान इन्होंने, दसवंत ने आत्महत्या कर ली हुई थी। आत्महत्या, तो पेपर में पहले क्वेश्चन बना हुआ है, तो किस एक चित्रकार ने आत्महत्या की हुई थी अकबर के शासनकाल के दौरान? तो दसवंत नामक चित्रकार ने आत्महत्या की हुई थी। दसवंत ने कौन कौन सी रचनाएं की चित्रित पांडुलिपि तैयार की हुई थी? तो एक तूतीनामा पुस्तक और रज्मनामा पुस्तक, 2 पुस्तकों की इन्होंने चित्रित पांडुलिपि तैयार की हुई थी। जब रज्मनामा की तैयार कर रहे थे उसी दौरान इन्होंने कुछ, इनके दिमाग में बात रही होगी, कुछ परेशानियों की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली हुई थी। बेसिकली बात आपको याद रखनी, किस एक चित्रकार ने अकबर के शासनकाल के दौरान आत्महत्या की हुई थी? दसवंत नामक चित्रकार ने आत्महत्या की हुई थी। अब बसावन से संबंधित एक मुद्दा निकल के आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल के आता है बसावन से संबंधित। जो बसावन चित्रकार हैं इससे रिलेटेड एक मुद्दा निकल के आता है, यहाँ देख लीजिए कि अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि अकबर के शासनकाल के दौरान सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन सा था, तो ये बसावन जो चित्रकार था ये हमारा सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन सा था? तो बसावन जो था हमारा सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। और बसावन की ही एक चित्रकला से संबंधित एक चित्रित, मतलब इन्होंने एक चित्रित एक वो बनाई हुई थी चित्रकला, उससे संबंधित एक इनकी रचना है। वो रचना पहले भी पेपर में पूछी गई है। उस रचना का नाम है बसावन की रचना का नाम है उजाड़ क्षेत्र में कृषकाय मजनू। अब नाम थोड़ा सा अजीब है, देखिएगा, उजाड़ क्षेत्र में कृषकाय मजनू। इसका जो है हमारी, इस रचना का जो है हमारी बसावन ने जो है हमारी
चित्रित कॉपी इसकी तैयार की हुई थी। अब चित्रित कॉपी मतलब कैसे, इस रचना को कैसे उसने, उजाड़ मतलब निर्जन क्षेत्र, कृषकाय मतलब दुर्बल शरीर काय वाला, और मजनू तो आप समझी गए होंगे लैला मजनू के खेल वाला, तो जो भी लैला मजनू का खेल खेलेगा उसकी यही दशा हो जाएगी, आपको अच्छे से पता है, कृषकाय वाली, दुर्बल बिल्कुल। तो उन्होंने इसी रिलेटेड बात को लेकर उजाड़ क्षेत्र में मतलब इस दीन दशा वाली दुर्बल काय के शरीर वाली मजनू की उन निर्जन क्षेत्र में इस तरीके से इन्होंने एक चित्रकारी तैयार की हुई थी। तो पेपर में पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि उजाड़ क्षेत्र में कृषकाय मजनू नामक जो चित्रकारी किसने तैयार की हुई थी, तो बसावन नामक चित्रकार ने तैयार की हुई थी। और अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन सा था, बसावन चित्रकार था। अब चित्रकला में ही एक अंतिम मुद्दा निकल के आता है, वो भी आप देख लीजिए कि अगर पेपर में पहले भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय चित्रकारी की मुगल काल में किसके शासनकाल के दौरान शुरुआत देखने को मिलती है, तो अकबर के शासनकाल के दौरान यूरोपीय चित्रकारी की भी शुरुआत यहीं पर मुगल चित्रकारी में देखने को मिलती है। यूरोपीय चित्रकारी के साथ साथ और कौन कौन सी चित्रकारी की शुरुआत देखने को मिलती है, राजपूती चित्रकारी की भी शुरुआत अकबर के शासनकाल के दौरान ही मुगल काल में देखने को मिलती है, राजपूती चित्रकला की शुरुआत भी। और राजपूती चित्रकला के साथ साथ ही पहाड़ी चित्रकला की भी शुरुआत जो है हमारी अकबर के शासनकाल के दौरान ही देखने को मिलती है। तो पेपर में पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोपीय चित्रकला की या फिर राजपूती चित्रकला की या फिर पहाड़ी चित्रकला की शुरुआत जो है मुगल काल में चित्रकारी के क्षेत्र में किसके शासनकाल के दौरान देखने को मिलती है, तो अकबर के शासनकाल के दौरान ही चित्रकला में देखने को मिलती है। तो ये चित्रकला से संबंधित सारे मुद्दे खत्म हो गए हमारे। एक अंतिम मुद्दा और निकल के आता है संगीत से रिलेटेड, उस मुद्दे को भी देख लेते हैं और फिर इंपॉर्टेंट सारे तथ्य हमारे सारे कवर हो जाएंगे। अब अकबर में जो है हमारा अंतिम मुद्दा हम ये देख लेते हैं संगीत से रिलेटेड कि अकबर के शासनकाल के दौरान संगीत की क्या स्थिति रही। इसके बाद पूरा अकबर हम विधि विधान से पूरा कवर कर चुके होंगे इस मुद्दे के बाद। तो अकबर के समय संगीत की स्थिति में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर जो था हमारा किस चीज में सिद्धहस्त था। तो अकबर जो है हमारा नक्कारा बजाने में सिद्धहस्त था। नक्कारा बजाने में अकबर जो है हमारा सिद्धहस्त था, इनको महारत हासिल थी। नक्कारा अर्थात नगाड़ा बजाने में अकबर जो है हमारा सिद्धहस्त था। ठीक, अब संगीत में और ये देखने को मिलता है कि अकबर के दरबार में या अकबर के शासनकाल के दौरान कौन कौन से मुख्य संगीतकार अकबर के समय में देखने को मिलते हैं। तो दो मुख्य संगीतकारों का नाम हमको देखने को मिलता है, वो नाम आप बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा और सुना भी होगा आप सभी ने। एक तो तानसेन, ठीक, तानसेन इसके समय के अकबर के समय के सबसे बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार थे। और एक अदर व्यक्ति हैं, उनका नाम है हरिदास। ये दो व्यक्ति हैं जो अकबर के दरबार में बहुत ही मुख्य संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। ये जो दोनों व्यक्ति हैं जो हमारे ध्रुपद गायक थे हमारे, ये हमारे ध्रुपद संगीतकार थे। ठीक है, ध्रुपद संगीतकार थे। अब इसके बाद तानसेन से रिलेटेड आपको मुद्दा देखिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि तानसेन थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको तानसेन से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि तानसेन का आखिरकार वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। जिस तरीके से बीरबल का वास्तविक नाम मैंने आपको बताया था महेश दास था, इसी तरह से तानसेन का जो वास्तविक नाम है वो रामतनु पांडे था। ठीक, पहली बात। और तानसेन से संबंधित क्या बात निकल के आती है कि तानसेन अकबर के दरबार में जब ये संगीतकार नहीं थे, मतलब अकबर के दरबार में संगीतकार होने से पहले ये किस घराने में संगीतकार थे, तो रीवा घराने में रीवा के राजा किनके यहाँ, रामचंद्र के यहाँ, रीवा घराने में रामचंद्र के यहाँ पहले ये संगीतकार थे। मतलब अकबर के यहाँ, अकबर के दरबार में संगीतकार होने से पहले तानसेन जो हमारे किस घराने के संगीतकार थे, किस घराने से संबंधित थे, तो रीवा घराने में हमारे संगीतकार थे रामचंद्र के यहाँ। और तानसेन से क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल के आता है कि तानसेन को अकबर ने कुछ उपाधियाँ दी हुई थी। कंठाभरण, वाणी विलास की उपाधि
अकबर ने किसको दी हुई थी? तो तानसेन को। कंठाभरण या वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दी हुई थी? तानसेन को दी हुई थी। और तानसेन से रिलेटेड ही एक बहुत ही मुख्य मुद्दा निकल के आता है कि तानसेन को ही ध्रुपद शैली का या फिर रुद्र वीणा जो वाद्य यंत्र है उसके खोज की किसने की हुई थी? तानसेन ने की हुई थी। तो रुद्र वीणा जो वाद्य यंत्र होता है उसकी खोज किसने की हुई थी? तानसेन ने की हुई थी। ठीक है। या फिर ध्रुपद शैली के प्रवर्तक, ध्रुपद शैली जो होती है हमारी, ध्रुपद राग जो होता है हमारा, ध्रुपद शैली के प्रवर्तक कौन थे? तो उसका नाम वहां पे निकल के आएगा कि तानसेन। ठीक है। तो ध्रुपद शैली या ध्रुपद राग के प्रवर्तक कौन थे? तानसेन थे। रुद्र वीणा की खोज जो हमारी तानसेन ने की हुई थी। अकबर ने इनको कंठाभरण या वाणी विलास की उपाधि भी दी हुई थी। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। और हमारे अकबर के दरबार के मुख्य संगीतकारों में तानसेन और हरिदास का नाम निकल के आता है। और अकबर जो है हमारा नक्कारा या नगाड़ा बजाने में सिद्धहस्त था। तो ये सारे अकबर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट मुद्दे बन सकते थे तथ्य के रूप में, वो सारे हमने आज की क्लास में एक जगह पर पूरे कवर अप कर लिए अच्छे से। जो भी इन चीज़ों को एक बार देख लेगा वो सारे उनकी दिमाग में बिल्कुल माइंड में फीड हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि आज की क्लास से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये बनता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अकबर को हमने 5-6 क्लासेस में कितना विधि विधान में कितने अच्छे तरीके से अकबर को पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूं कि शायद अपने ऐसा अकबर पहले कभी नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है पूरी मेहनत से। बस आपकी जिम्मेदारी यही है कि सारा आपको एज इट इज पूरा देखना है और अच्छे से सारी चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है। पढ़ते रहिए। अगली क्लास में हम आगे की क्लासेस लेके कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में यहीं पर रोकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। क्योंकि पेपर की जो तारीख है अब दिनों दिन नज़दीक आती जा रही है, तो पढ़ाई की गति और आपकी तेज हो जानी चाहिए। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की क्लास रोकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।